हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं इतनी अंग्रेज़ी क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट पे, जो कि होगा एक मॉड्यूलर एयर प्योरीफायर। एंड ये मोस्टली सारी फाइल्स, सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरे गिटहब पे भी आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फाइल्स एंड 3D फाइल्स मॉडल्स की आप पा सकते हो। एंड आइदर इफ़ यू हैव अ 3D प्रिंटर और योर फ्रेंड हैव अ 3D प्रिंटर, आप इनको प्रिंट करके रेप्लिकेट कर सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन सर्विसेज जो 3D प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उसको यूज़ कर सकते हो। एंड सो इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या है? जब मैं गया था एयर प्योरीफायर ख़रीदने, आई रियलाइज़ कि फ़िल्टर तो 1200 to 1500 के आसपास मिल रहा है, बट उसकी बॉडी कहीं कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 14,000 तक जा रही है। एंड अगर उसके किसी भी कंपोनेंट में कुछ भी ख़राबी निकलती है तो आपको उसी कंपनी से कंपोनेंट ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि बाहर उसके कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते। वो लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स नहीं होते उसके अंदर। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक इट आवर ओन। सो ये हमारी प्रॉब्लम थी और इसी का सलूशन हम लोग इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि हमें एक एयर प्योरीफायर नहीं बनाना है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी एयर प्योरीफायर बनाने के 100 वीडियोस पड़े हैं। तो उसी चीज़ को रिप्लिकेट करना डजंट मेक एनी सेंस। हमें एक ऐसा एयर प्योरीफायर डिज़ाइन करना है जो कि इनिशियली आपको एक बेसिक एयर प्योरीफायर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें, बट धीरे धीरे आप उसको अपग्रेड भी कर पाओ। एंड मॉड्यूलर होने का एक और फ़ायदा ये है कि जब भी आपके किसी कंपोनेंट में कोई इशू आता है तो आप इंस्टेंटली उसको स्वैप कर सकते हो। अगर एक एग्ज़ाम्पल के टर्म में बताऊं तो कैमरे के लेंस, तो कुछ कैमरा आते हैं फिक्स लेंस के साथ, कुछ आते हैं इंटरचेंजेबल लेंस के साथ। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग इंटरचेंजेबल लेंस यूज़ करते हैं। अगर आपका कैमरा गिर जाता है और लेंस टूट जाता है तो आपको बस लेंस निकाल के दूसरे लेंस लगाने हैं, बट आपको पूरा कैमरा चेंज नहीं करना है। बट अगर आपका फिक्स लेंस के साथ कैमरा आ रहा है तो उसके लेंस टूटने के बाद आपको या तो उसको सर्विस सेंटर पे देना पड़ता है, विच इज़ अगेन आपके हाथ में फिर कुछ नहीं होता है। वो आपसे अगर बोलेंगे कि इसका कॉस्ट 10,000 है तो आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा, और आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है। तो मॉड्यूलर होने का ये फ़ायदा है कि आप जस्ट ईज़िली चेंज कर सकते हो मॉडल्स को। तो इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करने वाले हैं अब। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड सर्वर फैंस। सेकंड, आपको चाहिए होगा एक हेपा फ़िल्टर। उसके बाद आपको एक माइक्रो कंट्रोल चाहिए होगा जिसमें आपका ESP32 या आर्डिनो दोनों ही आता है। रिकमेंडेड अगर बजट के हिसाब से देखें तो आर्डिनो होगा। अगर आपको फुल फंक्शनलिटी चाहिए तो ESP32 होगा। ESP32 में आपको वाईफाई और ब्लूटूथ इनेबल मिलता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि कम बजट में कर पाएँ तो आर्डिनो इज़ वे मोर देन इनफ इसके लिए। और आर्डिनो नैनो आज के टाइम पे तो 100-120 के आसपास मिल जाता है आपको। और आपको चाहिए होगा एक 3D प्रिंटिंग सर्विस या 3D प्रिंटर, या एक दोस्त जिसके पास 3D प्रिंटर हो, ताकि आप इसके कंपोनेंट्स प्रिंट कर पाओ। एंड इसकी फाइल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे। एंड थर्ड, लो कॉस्ट हो, रिपेयबिलिटी हो एंड एक्सपेंडेबिलिटी हो। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं मॉड्यूलरिटी पे, कि हम लोग इतना फोकस मॉड्यूलरिटी पे कर क्यों रहे हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहला फ़ायदा कि आप कंपोनेंट्स खुद ही बदल सकते हो ईज़िली। एंड सेकंड थिंग, जब आप इसको बना रहे हो तो आप इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए
और कौन सी फंक्शनैलिटी आपको नहीं चाहिए, वो कम्प्लीटली आपके एंड प्राइस पे अफेक्ट करेगा। अगर मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा एयर प्योरीफायर मॉड्यूलर हो, तो मुझे आधे से ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट्स में। एंड जहाँ तक फ़िल्टर्स की बात है, तो हम लोग फ़िल्टर तो एट द मोमेंट बना नहीं सकते हैं, होपफुली इन फ्यूचर उसको भी बना लें। एंड अगर आज के टाइम पे एक स्टैंडर्ड फ़िल्टर है जो सबसे कम कॉस्ट में मिल रहा है एंड मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसके बाद कल को कोई और फ़िल्टर मुझे दिखता है जो कि कम कॉस्ट में है एंड उसकी परफॉर्मेंस सेम है, बट वो इस एयर प्योरीफायर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका एक अडाप्टर डिज़ाइन करना है या कोई और डिज़ाइन कर देगा, आपको बस उस अडाप्टर को प्रिंट करके उस फ़िल्टर के साथ जोड़ के आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग मॉड्यूलर rather than just sticking with a single air filter। तो चलिए कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा पीडी ट्रिगर। आपका पीडी ट्रिगर यहाँ पे करता क्या है कि जैसे आपका फ़ोन का चार्जर, आजकल मेजॉरिटी ऑफ फ़ोन के चार्जर पीडी इनेबल्ड होते हैं, मतलब वो सिर्फ फ़ोन का वोल्टेज नहीं, लैपटॉप के वोल्टेज पे भी पावर डिलीवर कर सकते हैं, लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्मार्ट को फ़ोन के चार्जर्स लैपटॉप को भी चार्ज कर रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज वो उनके अंदर सर्किट्स ऐसे डिज़ाइन है कि अगर उनको सिग्नल मिलता है कि जो आपका कंपोनेंट है उसको 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट चाहिए, तो वो 20 वोल्ट तक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजुअली स्मार्टफोन्स 5 वोल्ट पे काम करते हैं, उनको एम्प्स ज़्यादा चाहिए होगा फॉर फास्ट चार्जिंग, बट पीडी ट्रिगर से आप 5 वोल्ट से हट के 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो बट ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही में आपको वोल्टेज मिलेगा। आप ये नहीं कि 5 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में कहीं भी निकाल लिए, नहीं, 5, 9, 12, 15, 20 एंड इन सब पे आपको एम्प्स भी अलग अलग मिलते हैं। हर चार्जर का अलग अलग होता है, आपको चार्जर के स्पेसिफिकेशंस में देखना पड़ेगा कि आपका चार्जर किस वोल्ट पे कितने एम्प्स प्रोवाइड कर सकता है, उस हिसाब से उस वोल्टेज पे कितनी वॉट वो आउटपुट कर सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ 2 बक कन्वर्टर। ऑब्वियसली आपको अगर हाई वोल्टेज मिल रहा है तो आप हाई वोल्टेज लाइक डायरेक्ट 15 वोल्ट आर्डिनो में यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आपको बक कन्वर्टर चाहिए होगा जो कि आपके 15-20 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरह यूजेबल बना दे। बक कन्वर्टर आपके कम्प्लीटली लीनियर होते हैं, तो आप उनको कहीं भी किसी भी वोल्टेज पे यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास 20 वोल्ट है तो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर आपका 20 वोल्ट से लेकर आपके 1 वोल्ट तक या उससे भी कम कम्प्लीटली स्टेप डाउन कर सकता है। स्टेप अप बक कन्वर्टर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ स्टेप डाउन चाहिए एट द मोमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हाई वोल्टेज है। एंड हमें एक स्क्रीन चाहिए होगी, एक डस्ट सेंसर चाहिए होगा, और बटन्स, पोटेंशियोमीटर, सम वायर्स, सम पीसीबी बोर्ड्स, सोल्डरिंग, मल्टीमीटर, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और कुछ कनेक्टर्स। तो चलिए हम आते हैं अपने अब डिज़ाइन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मामूली सा डिज़ाइन दिख रहा होगा। तो ये जो 2 पावर सप्लाई आपको दिख रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया है 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट बक। तो जो 5 वोल्ट बक है वो समझ लीजिए कि आपके पीडी ट्रिगर का आउटपुट बक कन्वर्टर में जा रहा है और बक कन्वर्टर उसको 5 वोल्ट पे स्टेप डाउन कर रहा है, और दूसरी जगह आपका 12 वोल्ट आ रहा है, बक कन्वर्टर 15 वोल्ट आ रहा है, बक कन्वर्टर उसको 12 वोल्ट करके एंड 12 वोल्ट आगे भेज रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये मैंने इस सिमुलेशन में रियलाइज़ किया कि आपको इसमें ग्राउंड कनेक्ट कर देना, दोनों बक कन्वर्टर का ग्राउंड आपको एक साथ कनेक्ट कर देना, वरना काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। सेकंड, आपको एक LCD डिस्प्ले चाहिए, आप चाहो तो OLED भी यूज़ कर सकते हो।
तो आपको राइट साइड में इसका टाइप एंड एड्रेस आपको दिख रहा होगा कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। एट द मोमेंट ये सिमुलेशन है, बट आप रियल लाइफ में भी सेम चीज़ें यूज़ करोगे तो ये काम करेगा। सेकंड, आपको चाहिए होगी एक बटन, एंड ये आर्डिनो है हमारा। अब नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी मोटर है जो कि इवेंचुअली हमारा फ़ैन होगा। एंड जो ये राइट साइड में पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा मैनुअल फ़ैन कंट्रोलर है, मैनुअल स्पीड कंट्रोलर है। बाकी कंपोनेंट्स मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हैं। आपको एक और पोटेंशियोमीटर दिख रहा होगा, और जिनको नहीं पता पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर आपका एक वेरिएबल रेजिस्टर आप समझ सकते हो, बट साथ ही साथ वो आर्डिनो को सिग्नल भी देता है कि एट द मोमेंट आपका जो सिग्नल आ रहा है वो कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है। तो आप ये देख रहे हो जो सेकंड पोटेंशियोमीटर है, तो ये सिर्फ सिमुलेशन के लिए है। ये एज अ डस्ट सेंसर एट द मोमेंट यहाँ पे है, तो मैं मैनुअली इसको घुमा के डस्ट सेंसर कितने डस्ट हैं वो रूम में वो सिमुलेट कर सकता हूँ। बट अगर जब आप रियल प्रोजेक्ट पे होंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये नॉब डस्ट सेंसर से बदल दी गई होगी। तो ये जस्ट सिमुलेशन के लिए, क्योंकि थिंकर पैड में आपको डस्ट सेंसर नहीं मिलता है, और ये बटन से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये रहा मेरा कोड जो कि कम्प्लीटली फंक्शनल है, और ये किसी भी आर्डिनो में काम करेगा। तो चलिए सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि एट द मोमेंट PM2.5 ज़ीरो दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये नीचे भी दिखा रहा है कि ये अच्छा है, गुड है। और ये मैन क्या है, तो ये मैनुअल मोड है। एट द मोमेंट मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में अब मैं इस बटन को एक बार दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हम फ़ैन वाली स्क्रीन पे आ गए हैं, जहाँ की हमें दिख रहा है कि हमारा फ़ैन एट द मोमेंट 15% पे है। RPM पे ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पे PWM फ़ैन नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पे DC फ़ैन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग RPM रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट एट द मोमेंट फ़ैन 15% पे है, जो कि इसकी लोएस्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को आधा कर देते हैं, तो आप देख सकते हो 56%। और यहाँ पे नीचे अगर आप गौर से देख रहे होगे तो RPM भी इसके बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली 13,000 RPM नहीं जाएगा, बट कुछ लिमिटेशंस है थिंकर पैड की जो कि हम ओवरकम नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से यहाँ पे बस शो करने के लिए कि हाँ मोटर की स्पीड वेरीज हो रही है अकॉर्डिंगली। तो ये एट द मोमेंट 56% पे है। और अगर इसको फुल मैक्स आउट कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100% पे है, मैनुअल मोड पे है, और ये आपका जो DC मोटर का सिमुलेशन है वो भी अपने मैक्स स्पीड पे आ गया है। ये अब इसको मैं वापस सबसे कम पे कर देता हूँ, जो कि सिमुलेशन में है एट द मोमेंट 3600-700 के आसपास। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पोटेंशियोमीटर में, जो कि है डस्ट सेंसर। तो इसके लिए मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 0 है, बट जैसे ही मैं इस पोटेंशियोमीटर को बढ़ाना शुरू करूँगा, वो 0 अब हो गया 21, 38। आप देख सकते हो जैसे जैसे बढ़ रहा है नीचे अनहेल्दी, हैज़ार्डियस। आई थिंक इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो हैज़ार्डियस मेरे हिसाब से सबसे लास्ट है, इसके ऊपर ये नहीं करता है। एंड ऑब्वियसली लाइक PM2.5 वैल्यू की अगर 100-200 आ रही है तो ऑलरेडी लाइक इट्स वे टू डेंजर। इसको 5 से कम होना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशन। तो इसको भी 0 कर देता है एट द मोमेंट वापस। एंड ये थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज यहाँ पे आपका सिग्नल्स वगैरह सिमुलेट हो रहे हैं, तो इंस्टेंटली डस्ट सेंसर का, इवन इन रियल लाइफ आर्डिनो इंस्टेंटली डस्ट सेंसर का सिग्नल रीड नहीं करता है, वो एक ग्रेजुअल वेव फॉर्म में रीड करता है। तो अगर आप इंस्टेंटली उसको 100 से 0 कर दोगे तो वो सीधा 0 नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे 0 जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैनुअली किए हैं, तो ये धीरे धीरे अपने आप 0 पे आ जाएगा, हमें पता है। अब इसको डालते हैं हम लोग ऑटो मोड पे। तो बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये ऑटो मोड इनेबल हो गया है। अब ऑटो मोड में फ़ायदे क्या है, अब पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको स्विच करता हूँ
तो एट द मोमेंट फ़ैन की स्पीड अपने आप 35 पे हो गई है और ऑटो मोड पे है। तो अगर मैं अब इस नॉब को मैक्स आउट करूँ या कम करूँ, नीचे स्पीड चेंज नहीं होती है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। एट द मोमेंट ये 8000 आरपीएम पे चल रहा है और जैसे ही मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो अभी भी 8000 आरपीएम पे है। तो हमारा जो स्पीड का पोटेंशियोमीटर है वो अब रिलेटेड नहीं रहा, वो एक यूजलेस कंपोनेंट बन चुका है। बट फ़ायदा क्या है, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा डस्ट सेंसर है। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाना शुरू करूँगा, ये धीरे धीरे आपका 100% इसलिए पहुँचा है बिकॉज अगर मैं चेक करूँ तो ये ऑलरेडी 100 क्रॉस हो चुका है। 100 क्रॉस ऑलरेडी डेंजरस लेवल होते हैं, तो इसलिए इसने फ़ैन को मैक्स स्पीड पे कर दिया है ताकि हमें मैक्स एयर प्योरीफिकेशन मिले। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, सिर्फ ज़रा सा, तो मेरे हिसाब से ये उसके रिगार्डिंग ही स्विच होगा। बट एट द मोमेंट ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब अनहेल्दी पे 80% आ गया है, 34 है, तो 34 पे इसकी फ़ैन की स्पीड 60% पे आ चुकी है। तो ये रहा हमारा सर्किट। अभी हम लोग सिमुलेशन स्टेज पे हैं एंड हमेशा आपको सिमुलेशन करना पहले, और हमेशा जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो पहले सिमुलेशन करना इज़ वे मोर गुड देन बाद में आप जब को प्रैक्टिकली करो एंड वो कंपोनेंट एंड वो उस प्लान के साथ फिट ना हो, कंपैटिबल ना हो, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। दिस इज़ वे बेटर देन एक्चुअली गोइंग टू डू द सिमुलेशन। मैंने इसकी फंक्शनैलिटी एट द मोमेंट बता दी है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी सर्किट एक्चुअली हम लोग कैसे बनाएंगे रियल कंपोनेंट्स के साथ, और पोटेंशियोमीटर की जगह एक्चुअल डस्ट सेंसर होगा एंड डीसी मोटर की जगह एक्चुअल फैंस होंगे। आर्डिनो नैनो यूज़ करने वाला हूँ मैं बिकॉज आई वांट टू कीप द प्राइस डाउन। के बाद हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसमें सब चीज़ एक में फिट हो जाए एंड स्टिल मॉड्यूलर हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बटन और स्क्रीन एक अलग कंपोनेंट हो। द बक कन्वर्टर्स इनबिल्ट होने वाले हैं, आर्डिनो इनबिल्ट होने वाला है, फ़ैन रिमूवेबल होगा, स्क्रीन, बटन और डस्ट सेंसर एक कंपोनेंट में आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये पूरी सर्किट को प्रैक्टिकली करने में कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी। एंड जहाँ तक मॉड्यूल की बात है, तो फ़ैन खुद में एक मॉड्यूल है, डिस्प्ले, बटन एंड डस्ट सेंसर, ये 3 कंपोनेंट एक मॉड्यूल में आएंगे। आपका जो पीडी ट्रिगर टाइप सी है वो एक कंपोनेंट में आएगा एंड रेस्ट आपके जो बक कन्वर्टर्स हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, आर्डिनो, ये आपके एक मॉड्यूल में आएंगे। ये आपका कोर मॉड्यूल है, तो ये सेपरेट नहीं होगा, ये इनबिल्ट होगा बॉडी में, बाकी सारे सेपरेट्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे कैसे लगता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।